गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लें, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्या कि हर बात कनेक्टेड होगा। जो पार्ट 1 में हमने बताया है बहुत सारी बातें, पार्ट 2 में हमने बहुत सारी बात बताया है, पार्ट 3 जो आज हम देखने चलेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को रेफ़र करेंगे, है ना। तो चूँकि सीक्वेंस है, पूरी सीरीज़ बनी हुई है, तो इससे पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखी जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, वो भी कल के पार्ट जैसा, प्रीवियस पार्ट 2 जैसा ही कुछ क्वेश्चन है। चलिए, कोई चार्ज पार्टिकल है या 2 मासेस हैं, दोनों चार्ज हैं, होंगे चार्ज। एक का m मास है, एक का 3m मास है, ठीक है। दे आर इनिशियली एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक है। दे आर 100 मीटर अपार्ट, ये एक दूसरे से 100 मीटर अपार्ट हैं। ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। एट व्हाट पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग देम दे विल मीट ईच अदर, किस पॉइंट पर वो मीट करेंगे। अब मीट करने के बाद वो चिपक जाएंगे कि रिबाउंड कर जाएंगे। इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट होगा तो चिपक जाएंगे, अगर यदि इलास्टिक होगा तो रिबाउंड कर जाएंगे। ऐसी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ की कहानी ये है कि ये दोनों म्यूचुअल क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में। अब मे भी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम कर रहे हो, या मे भी इनके बीच में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा हो, या मे भी इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स काम हो। कोई भी ऐसा फोर्स जो बिना कांटेक्ट के काम करता है वो यहाँ पर वर्क कर रहा होगा। हमको उस बात से बहस नहीं है कि कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में देख लो भैया फोकस में है कि नहीं, हिल गया वीडियो, कोई बात नहीं, ठीक है, देखना पड़ता है, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाती है। ये म्यूचुअल इंटरेक्शन से काम करेंगे। रेस्ट से थे, चलना चालू किए, कहाँ मिलेंगे, तो इसको जस्टिफाई कैसे करें। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो उनमें 2 प्रश्न ऐसे थे जिनमें हमने उनको दिखाया था कि वो आकर के सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगे। क्या यहाँ पर भी होगा? वहाँ तो सिचुएशन ये था कि वो दोनों इक्वल मोमेंटम में थे, इनिशियली रेस्ट थे, चले आकर के टकरा गए। कैसे चले, नहीं चले, इस पर कोई चर्चा नहीं थी। करेक्ट, ओके। यहां की स्थिति यह है कि इन पर कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो क्या इनका इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा। किसका? पूरे सिस्टम का। अच्छा, मैं वीडियो को बार बार देख रहा हूँ तो मैं बार बार सिस्टम कहता हूँ, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको सिस्टम नहीं समझ में आती। सिस्टम जब भी बोल रहे हो तो जिनको हम ऑब्जर्वेशन में लिए हुए हैं उनको हम सिस्टम कहते हैं। ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट जो भी हम ऑब्जर्वेशन के लिए लिए हुए हैं उसको अपन लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। तो आप यहाँ पर सिस्टम से कंफ्यूज नहीं, जब भी सिस्टम की बात करेंगे तो ज्वाइंटली m और 3m की बात होगी। मैं वीडियो देख रहा तो मुझे लगा कहीं हो सकता है कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिस्टम किसको कह रहे हैं, सिस्टम किसको कह रहे हैं, कि बहुत सारे लोग हैं। अब जिन्होंने फिजिक्स में स्टार्टिंग में जहाँ से भी उनको फीडबैक मिली होगी, अगर वो तरीके से उस वीडियो को, फिजिक्स को पकड़े नहीं होंगे तो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है। इनिशियल स्टेप में जो भी बातें होंगी, बच्चों को तो बड़ी दिक्कत होती है भैया। हम लोग बहुत सारे बच्चे के क्रॉस आते हैं जिनको फिजिक्स का इनिशियल चीज़ जो समझ में आनी चाहिए वो तक नहीं उनको पता होता है, तो समस्या तो उनको होगी। खैर, जुड़े रहिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि जब रेस्ट में थे इनिशियल मोमेंटम 0 होगी, तो उस हिसाब से सोचे जिस हिसाब से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को लगाया, उस हिसाब से था कि इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। लेकिन उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दोनों टकरा करके रुक जा रहे हैं।
तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो रहा है। ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो रहा है। या एक और प्रश्न हमें लिए थे कि जिसमें रिबाउंड कर जा रहा है सेम वेलोसिटी के साथ, करेक्ट, तो उसमें भी फाइनल मोमेंटम जीरो ही हो रहा था, काहे कि अपोजिट डायरेक्शन मूव करना चालू कर देंगे तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो रहा है। ठीक है, वो भी ठीक। लेकिन इस सिचुएशन में हम ये ऐसे कह सकते हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस इसकी मोमेंटम जीरो रहेगी, थ्रू आउट द प्रोसेस इसकी मोमेंटम जीरो रहेगी, यानी कहने का मतलब P1 प्लस P2 ऑलवेज जीरो रहेगा। कह सकते हैं क्या? जब देखते हैं, चलिए इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। हम एक लाइन की बात में हम इस बात को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हमको पूरा एक्सप्लेन करके आपको उसके पीछे का क्या क्या फैक्ट है वो बताना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम हर क्वेश्चन को कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब हम देखते हैं कि बहुत कुछ बात रह गई, छूट गई है, और ये भी बात बतानी चाहिए थी उसमें, है ना, ये सारी बातें बतानी चाहिए थी उसमें। मैं खुद भी देखता हूँ तो हमको लगता है कि ये बात हमको बता देना चाहिए था, या ये बात हमको बता देना चाहिए था, और ये भी जोड़ देना चाहिए था उसमें, जिससे और भी कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर होगा। कोशिश रखेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो P1 प्लस P2 हमारी जीरो होनी चाहिए ऑलवेज। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट 1 इसको मान लें और ऑब्जेक्ट 2 इसको अगर हम मान लेते हैं, तो इसका मोमेंटम किसी भी टाइम पर हम अगर P1 कहते हैं और इसका मोमेंटम क्या कहते हैं, P2 कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो F1 पर एक्ट करेगा F12, जो 2 पर एक्ट करेगा F21, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये तो हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, जानते हैं, है ना। ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट काम कर रहे होंगे। सेकंड लॉ क्या कह देगा, डेल P1 अपॉन डेल T। चलो, हाँ, वेक्टर इसलिए ले लिए कि यहाँ लेने वाले थे, इसलिए इसको वेक्टर ले लिए। डेल P1 अपॉन डेल T, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल P2 अपॉन व्हाट, डेल T। ओके, डेल T दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो डेल P1 इजकल टू माइनस डेल P2, यानी चेंज इन मोमेंटम इन 1 इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इन 2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जितना चेंज इन मोमेंटम इसमें आएगा उतना ही चेंज इन मोमेंटम इसमें आएगा। इसका भी जीरो था, इसका भी शुरू में जीरो था। ये अगर 0 से 2 हुआ होगा तो ये 0 से -2 हुआ होगा। बात को समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। ये 0 से जब 3 होगा तो ये 0 से -3 होगा, यही तो होगा। डेल P1 इजकल टू माइनस डेल P2, यही उसका सेंस है। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सिंबल में को देख करके डर जाते हैं। अरे आप लोग का हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग भी इस सिंबल को देख करके डर जाते थे। क्या डेल लिखना है, डेल 1 लिखना है, डेल P2 लिखना है, डेल F लिखना है, डेल A लिखना है, बड़ा ये होता था। लेकिन जब आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे तो इसके पीछे क्या होता है वो बहुत आसानी से समझ में आता है, बहुत सिंपल हो जाता है बातों को जब अगर जो थोड़ी सी समझ लिया। चेंज इन P1, चेंज इन P2, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेल। ठीक है, चलिए ओके। तो यही यहाँ पर ये कह रहा है कि जितना P1 में चेंज आएगा उतना ही P2 में, यानी कि 0 से 3 ये गुरुआ 0 से -3 हो गई, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 3 इसमें भी आएगा लेकिन माइनस, करेक्ट। अब जरा सा इसको इधर देखिए कि डेल P1 प्लस डेल P2 इक्वल्स टू व्हाट, 0, यानी कि डेल P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 0, यानी P1 प्लस P2 रिमेन्स कांस्टेंट। P1 प्लस P2 कांस्टेंट रहेगा। आप सोच रहे हैं सर यहाँ 0 दिखा रहा है, बिल्कुल सही। P1 पर सम ऑफ देयर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सम ऑफ देयर मोमेंटम मतलब सम ऑफ देयर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल में, इनिशियल की बात कर रहे हैं यहाँ, बोल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम 0। तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 था तो इनिशियल मोमेंटम में भी तो P1 प्लस P2 ही लिया जाएगा ना जी, करेक्ट है ना। P1 P2 वेरिएबल हम ले रहे हैं, वेरिएबल सिचुएशन के लिए, मतलब जब जैसे जैसे वेरी करेगा इसको P1 P2, तो P1 प्लस P2 0, करेक्ट है ना, होना चाहिए, ये शर्त आनी चाहिए थी, यानी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो कांस्टेंट का मतलब 0। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं जब म्यूचुअल अट्रैक्शन एक दूसरे के पीछे लगेगा तो ऐसे सिचुएशन में सम ऑफ द मोमेंटम
of the two objects, that means the momentum of the system will remain constant. Momentum of the system will remain constant. मतलब शुरू में अगर सिस्टम की मोमेंटम जो थी वही मोमेंटम उसकी क्या हो जाएगी, बरकरार रह जाएगी। तो शुरू में उसका मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी उसका क्या रहेगा, एट एनी इंस्टेंट उसकी मोमेंटम क्या रहेगी, 0। तब ऐसे सिचुएशन में जहां पर ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, विथ सेम मोमेंटम मूव कर रहे हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इलास्टिक, जब दोनों मास सेम हो जाए, अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो दोनों चिपक जाएंगे, फाइनल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, उस समय वो रुक जाता है। अगर इलास्टिक हुआ तो बाउंस बैक कर जाएगा सेम स्पीड से, उस समय सेम स्पीड से बाउंस बैक कर जाएगा। तो पहले इसका यहाँ तक पहुँचते मान लें इसका +30, तो इसकी -30 एज्यूम कर रहे हैं हम, -30 हुआ, अब रिबाउंड करेगा तो अब ये -30, अब ये +30, तब भी मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कुल मिला जुला करके कहने वाली बात ये होगी, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये अपने सेंटर ऑफ मास पर जाकर के क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, ओके। चूंकि अगर इनइलास्टिक कोलिजन इन जनरल दिया हुआ है, जब इन जनरल दिया हुआ है तो वो कोलिजन इनइलास्टिक भी हो सकता है। अगर इनइलास्टिक होता है तो ये एक दूसरे चिपक करके रुकेंगे, फाइनल मोमेंटम 0 होने वाला है। ठीक है, चलिए, इसलिए लोग इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पर होगा। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, मैंने बिंदास आपको ये फार्मूला बताया था जिसे सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है x1 + x2 क्या होगा, 0। इसी को ओरिजिन मान करके चलते हैं। सबसे बेस्ट कहानी रहती है अपनी कि जो सेंटर ऑफ मास आने वाला है उसी को ओरिजिन मान लीजिए। और मानने के बाद क्या मैंने बताया था कि लिखिए भैया कि m1 x1 = m2 x2 होगा, m1 x1 = m2 x2 होगा। और ऐसे में इसको रख लीजिए, m1 कितना है तो m है, m2 कितना है 3m है, mm कट गया तो x1 = 3x2, x1 = कितना 3x2। तो अब x1 = 3x2 यहाँ रख दीजिए, 3x, अरे वो 0 नहीं भाई 100, x1 3x2 यहाँ रख दिया, 4x2 बराबर क्या 100, तो x2 = 25। तो इससे क्या निकल के आती है बात, x2 = 25 मीटर, माने इधर से ये 25 मीटर पर, तो इधर से ये 75 मीटर पर जाकर के क्या करेगा, ये कोलाइड कर जाएगा। करेक्ट है ना, इधर से 25 तो इधर से 75 पर ये एक दूसरे से क्या होगा, कोलाइड करेगा। और कोल्यूजन के बाद जो कहानी होगी वो होगी। और वैसे भी मासेस का रेशियो 1:3 है, तो 3:1 के रेशियो में ये डिवाइड होगा, उल्टा होता है, मैं बतलाया था ये उल्टा होता है। 1:3 में मास है तो डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, 3 हिस्सा इधर 1 हिस्सा इधर, 4 हिस्से में बांट दीजिए 100 को, 1 हिस्सा 25 का, तो इधर से 25 इधर से 75। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा हुआ दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, मैंने लगा करके पंखा चला लिया था, पसीना आ रहा था, इसलिए वजह से बना दिया पहले। अब मैं ज़रा सा आपको दिखाता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए मास m1 एंड अनदर मास m2 सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस, चलिए d कह लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूँ। मैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कैपिटल D, इफ दे हैव देयर सेंटर ऑफ मास एट C, उनका C सेंटर ऑफ मास है। If m1 moves by a distance small d towards the center, by what distance m2 should move so that the center of mass remains unaffected? हिंदी में इसका मतलब ये है कि m1 m2 मास है, कुछ डिस्टेंस पर है एक दूसरे के, कहीं पर उनका दोनों का क्या है, सेंटर ऑफ मास है।
m1 को d डिस्टेंस तक क्या करते हैं, सेंटर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो m2 को कितने डिस्टेंस तक शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रह जाए। ठीक है, चलिए तो पहले हम इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, बता देते हैं कि कैसे हुआ। तो m1 मास है मान लीजिए x1 डिस्टेंस पर, m2 मास x2 डिस्टेंस पर, तो आप जानते हैं कि m1 x1 इक्वल टू m2 x2 होता है, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, इसको मत देखिए, है ना। चलिए अगर ये d डिस्टेंस शिफ्ट होता है तो सपोज दैट कि ये कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है, d डैश डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है जी, d डैश डिस्टेंस से शिफ्ट हो रहा है, तो होगा कितना, होगा कितना। अब जैसे कि अब जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस है बचा होगा, कितना बचा होगा, x1 माइनस डी, और इसके लिए रिमेनिंग डिस्टेंस सेकंड मास के लिए कितना बचा होगा, x2 माइनस डी डैश। तो जो फार्मूला m1 x1 m2 x2 जो लगा रहे हैं वही फार्मूला अब भी लग सकता है ना, m1 x1 माइनस डी और m2 x2 माइनस डी डैश, वो तो अभी लगेगा, वो तो अभी लगेगा। अब ऐसे सिचुएशन में इसको खोल ओपन किया गया, m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2, m1 x1 m2 x2 के बराबर, ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, माइनस m1 d इक्वल टू माइनस m2 d डैश, माइनस माइनस कैंसिल, तो d डैश इक्वल टू m1 अपॉन m2 d, d डैश इक्वल टू m1 अपॉन m2 d, दिस इज द आंसर। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या निकाल करके आप बीच में रख दिए थे। इसके साथ एक रिलेशन हम बताना चाह रहे थे, पहले ही बताएं, फिर से एक वीडियो में बताए थे। चलिए देखिए, अगर m1 x1 इक्वल टू m2 x2 के बराबर है तो यहाँ से x2 की वैल्यू निकालिए, m1 अपॉन m2 x1 होता है, ठीक है जी। और चूंकि दोनों x1 प्लस x2 मिलाकर के टोटल डिस्टेंस कैपिटल D के बराबर हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें, सॉल्व करना चालू करें, तो x1 की वैल्यू निकलेगी m2 अपॉन m1 प्लस m2 बाई डी, x1 इक्वल टू m2 d अपॉन m1 प्लस m2 होगा, ठीक है जी। तो ऐसे में x2 निकालें, सिमिलर प्रोसेस है, तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 बाई डी, मतलब क्या, x1 होगा इसका मास बटे टोटल मास मैंने m1 प्लस m2 अपॉन टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल डिस्टेंस, x2 होगा mo इसका मास प्लस अपॉन टोटल मास इंटू डिस्टेंस। ये फार्मूला भी बड़े काम का चीज़ है, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए तो ये भी आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, बढ़ा जाए। एक सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग जब कोई जवाब दे दें, अगर बनता हो तो देयर इज राइट ट्रायंगल, बी इज द बेस, एच इज द एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना, ट्रायंगुलर लेमिना है, ऐसा है, ओके। पहले सब बात नहीं है, एडवांस ना चले। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, बी इज द बेस, एच इज द हाइट। तो सिंपल सा तरीका है कि इसके एक साइड को एक्स एक्सिस पर ले लिया जाए और दूसरे साइड को क्या कर दिया जाए, वाई एक्सिस पर ले लिया। कुछ सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जाना सब कुछ जोड़िए रहता है। इसको ओरिजिन ले लिया जाए और इसको कहाँ ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए क्या, ये B0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0H। किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगुलर लेमिना का क्या फार्मूला मैंने बतलाया था भैया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज द x कोऑर्डिनेट और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सेंट्रॉयड इनका होता है क्या, सेंट्रॉयड इनका होगा सेंटर ऑफ मास। किसी भी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉयड उसका सेंटर ऑफ मास होता है और उसी हिसाब से इसको रख दीजिए तो निकल करके क्या आ जाएगा आपका, निकल करके आ जाएगा x की वैल्यू 0 प्लस बी प्लस 0 बाई 3 यानी b बाई 3 और y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 0 प्लस h बाई 3 यानी h बाई 3, b बाई 3 एंड h बाई 3, b बाई 3 यहाँ होगा
है ना, और h/3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो उम्मीद करिए कि ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास होगा, जिसके कोऑर्डिनेट b/3 और h/3 होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन में दिया हुआ है b/3 h/3, आप उसको टिक कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, देयर इज वन मास ऑफ 2 kg, अनदर मास ऑफ 4 kg, इट इज मूविंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज मूविंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये 2 मीटर पर सेकेंड के और ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बाय व्हाट स्पीड द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग। भैया एक बार जान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, मास इंटू VCM इजकल टू सम, माने कि मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P, जितने भी P's हैं उनके बराबर होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास P1 प्लस P2 जितने भी होंगे अपॉन क्या, टोटल मास जितने पार्टिकल हैं उस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा P1 प्लस P2 की जरूरत पड़ेगी। दोनों डायरेक्शन में सेम है, इसलिए प्लस माइनस का कोई टंटा हमारे पास फंस नहीं रहा है। तो VCM P1 प्लस P2/m, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी P1 प्लस P2 टोटल मास हो जाएगा, है ना जी। अब ऐसे सब सिचुएशन में P1 का मतलब m1 V1 प्लस m2 V2 अपॉन कितना होगा, कैपिटल M, मतलब दोनों का मास मतलब m1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ स्टार्ट होती है, लेकिन ऐसे सब सिचुएशन के VCM m1 V1 प्लस m2 V2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये भी मीन ही हो गया एक तरीके से मीन ही हो गया ना, है ना, सिग्मा m v अपॉन सिग्मा m, है ना, सिग्मा m v अपॉन सिग्मा m। तो अब वेलोसिटी बता दीजिए भाई, m1 V1 2 दूनी 4 प्लस 4 40 बटे m1 प्लस m2 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 4 6, ये 44 अपॉन 6 का मतलब 7 42 7 2 20 6 3 18 7.3 और समथिंग मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। मैं चाहता तो इतना ऐसा सिंपल सब क्वेश्चन इग्नोर कर सकता था कि ये बहुत सिंपल होते, लेकिन जब बना ही रहे हैं वीडियो तो सिंपल और डिफ़िकल्ट सब देखा जाए। क्यों सिंपल भर को देखा, डिफ़िकल्ट को देखा जाए, सिंपल को क्या किया जाए, छोड़ दिया, ऐसा ना किया जाए, किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो सकता है बहुत छोटे छोटे प्रश्न में भी क्या होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है, एक रेक्टेंगल है, ओके, इस टाइप का है ना, इसको ABCD BC एंड D, इस पर है मास मास A है, इस पर है मास B, इस पर है मास C और इस पर है मास D। C मास is moving in this direction, D mass is also moving in this direction, मतलब इधर बढ़ाया मतलब इधर इस साइड में। ठीक है, A mass is moving in this direction and B mass is moving in this direction. Okay, moving in this direction. Initially they are in rest, they starts moving as shown in the figure. In which of the combination, किस combination में
सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास जो ओरिजिन में लाई करेगा। पेयर जो लिया है वो ज़रा सा इंटरेस्टिंग है, वो लिया है C एंड D, दूसरा पेयर लिया है A एंड B, तीसरा पेयर लिया है A एंड C, और चौथा पेयर लिया है B एंड D। D भी इधर मूव कर रहा है, C भी इधर मूव कर रहा है, B भी इधर मूव कर रहा है, सिर्फ A ही है जो इधर मूव कर रहा है। तो किस पेयर में सेंटर विल रिमेन एट ओरिजिन, मैंने ये 4 पेयर दिए हैं ना, इनमें से किसी एक पेयर में ऐसा होगा जिसमें सेंटर ऑलवेज ओरिजिन पर रहेगा। ऑल देयर मासेस आर सेम, दे स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, सेम स्पीड एज सोन इन द डायग्राम, इस डायग्राम के हिसाब से वो मूव करना चालू करते हैं। तो इनमें से किसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर रहेगा? तो सबसे पहले ये तो हम लोग देख लें किसका किसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, किस दो का। तो पहली बात C और D का नहीं है सेंटर ऑफ मास, रेक्टेंगल है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा कम ज़्यादा बना हुआ है, उसको देखिए। सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, ये ओरिजिन नहीं, ओरिजिन ये नहीं है। A और B का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा और ये ओरिजिन नहीं है। मतलब CD और AB वाला कॉम्बिनेशन तो सीधे सीधे रूल्ड आउट हो गया। अब डायगोनली देखना होगा। B और D बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, करेक्ट। B और D दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो द सेंटर ऑफ मास विल नॉट रिमेन इन रेस्ट। अगर वो रेस्ट में नहीं रहेगा तो ओरिजिन पर खाक रहेगा। हाँ, इनिशियली ये ओरिजिन पर होंगे, क्योंकि B यहाँ मास है, D यहाँ मास है, तो डायगोनल पर इनका क्या होगा, ओरिजिन होगा। वो बात A और C के साथ भी लागू हो रही है। लेकिन B मास भी इधर मूव कर रहा है, E मास मूव होता है, सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास चलना चालू, मैंने ऑलवेज ओरिजिन पर नहीं रहेगा। अब जरा इसका देखिए, तो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों का मोमेंटम सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका सेंटर ऑफ मास में का मूवमेंट क्या रहेगा, 0 होगा। इनका सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट 0 रहेगा, मतलब कि जहाँ पर पहले सेंटर ऑफ मास था वहीं पर बाद का सेंटर ऑफ मास होगा, करेक्ट। माने द सेंटर ऑफ मास मोमेंटम, चूंकि सम ऑफ द मोमेंटम C का और A का क्या रहेगा, 0 है, तो सम टोटल मोमेंटम 0 है, तो VCM क्या होगा, अभी तो हम लोग देख रहे थे VCM क्या होगा। अगर यदि हम सिग्मा एम भी अपॉन सिग्मा एम कहते हैं ना भैया, तो सिग्मा एम भी 0 है, तो VCM क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, यानी कि जहाँ पर सेंटर ऑफ मास था वहीं का वहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बना रह जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है A एंड C का, इसी कॉम्बिनेशन में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमेशा से ओरिजिन पर बना रह जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, और ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, 4 फिगर दिया, यहीं पर मैं बनाता हूँ। A फिगर है, एक लैडर है, इसका ये सेंटर है। B फिगर में भी ऐसे ही बात है, लैडर है, इसका ये सेंटर है ना। और C फिगर में यहाँ भी एक लैडर है, लैडर सब जगह एक ही है। प्रश्न क्या है वो मैं बताता हूँ, लैडर है। अब ये कहता है क्या, एरो बना दिया है, एरो बना दिया, ठीक है जी। इसमें जैसे कि ऐसा एरो बना दिया है, इसमें आपको ऐसा एरो बना दिया है, इसमें ऐसा एरो बना दिया है, और एक में ऐसा एरो मतलब एकदम लाइन के लॉन्ग बना दिया। अब ये पूछ रहा है कि इफ द लैडर स्टार्ट स्लाइडिंग, अगर ये लैडर स्लाइड करके गिरने लगे, ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है ना, ये दीवार है, और ये सारा क्या है, दीवार है, ठीक है ना, और ये लैडर है, ये सब दीवार है, ठीक है जी, ये दीवार है ना, और ये लैडर, लैडर खिसक के कैसे से गिरने लगेगा।
तो सेंटर ऑफ मास किस पाथ को फॉलो करेगा, सेंटर ऑफ मास किस पाथ को फॉलो अप करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किस पाथ को फॉलो करेगा, ये मेन मुद्दा है। क्या सोचती है पब्लिक? देखिए, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ अगर हम लोग जाएं तो अब देखिए होगा क्या कि ये जैसे मान लीजिए है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, कि जैसे जैसे कि ये इधर की तरफ खिसकेगा, करेक्ट है ना, इधर की तरफ खिसकने लगेगा। सीधा स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, जैसे ही ये खिसकना चालू करेगा ऐसे, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, इधर इस तरफ भागेगा तो सेंटर ऑफ मास इधर भागेगा, नीचे भी जाएगा और आगे की तरफ भी आएगा। ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे की तरफ भी आएगा, थोड़ा इधर भी खिसकेगा, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब दो बच गया, एक ये बच गया, एक तो ये बच गया। तो भैया ये ऊपर जाता तब शायद हो सब पॉसिबल था कि ऐसा कर्व कोई बनता है, लेकिन खैर वो भी नहीं पॉसिबल है। नीचे की तरफ जा रहा है तो सिंपल में थोड़ा सा दिमाग, फिजिकल दिमाग लगाई तो ये बात दिखती है, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा था किसके लिए, इन जनरल सभी के लिए। अब क्या, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो याद कीजिए, द लोकस एल कांस्टेंट, करेक्ट, एल कांस्टेंट, ओके। तो ऐसे में अगर ये मूव करता है तो व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दैट लैडर। ये इलिप्स होता है भैया, इट इज इलिप्स, इलिप्स होता है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर। क्या आता है, इलिप्स आता है। अगर फाइंड आउट करने लगे कि ये मिड पॉइंट होगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, चूंकि इसमें सम ए एंड बी, ये जो पार्ट है मिड पॉइंट, ये सेम होंगे, है ना। ऐसे में ये इसका सेंटर क्या बन जाएगा, क्या होता है, इलिप्स निकल के आता है। एडवांस मैथमेटिक्स में जो जाए तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात। अब जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक है P, दूसरा है Q और तीसरा कह रहा है क्या, R। तीसरा क्या कह रहा है, R। ले एक्स एक्सिस पर लिया है, आइडेंटिकल है, मास सेम होगा, और क्या सेम होगा, और क्या सेम होगा, मास सेम है, रेडियस सेम है, आइडेंटिकल है तो मास सेम है, ईच ऑफ मास 1 kg, आइडेंटिकल है, रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वेयर विल द सेंटर ऑफ मास लाई, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा इनका। अगर बात हम करें तो चूंकि एक्स के कोऑर्डिनेट पर है तो वाई कोऑर्डिनेट पर तो जाएगा नहीं, पी को रख दिया ओरिजिन पर, पी को रख दिया इसने ओरिजिन पर, तो इसके तो दोनों कोऑर्डिनेट x1 और y1 तो क्या हो गए, 0 0 हो गए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक PQ है तो PQ और 0, और तीसरे का कोऑर्डिनेट जाए तो PR और 0, तो क्या आना चाहिए, मास सेम है तो सीधे सीधे इसके x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 + x2 + x3/3, यही ना, मास सेम है, mx1 + mx2 + mx3/m + m + m, तीनों m कॉमन होकर नीचे आ जाएगा 3, इसलिए कह रहा है x1 + x2 + x3/3। बात समझ रहे हमारी, अरे भैया mx1 + mx2, यहाँ सेंट्रॉइड नहीं लग रहा है, वो बात छोड़िए, m + m + m, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x1 + x2 + x3/3 ऐसा आ जाए, तो y कोऑर्डिनेट तो निकालना ही नहीं, x एक्सिस पर है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, x1 क्या है 0, x1 क्या है 0, x2 क्या है PQ, x3 क्या है PR अपॉन कितना 3। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बताए इसलिए कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत ही सिंपल सा चीज़ एट द फर्स्ट ग्लांस बहुत डिफिकल्ट दिखने लगता है,
तो ऐसा कुछ गलती आपके साथ ना हो जाए, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, लिया और इसको लगाया भी। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक डेरिवेशन देखना चाहते हैं। वो क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। इसको मैं पहले लगा लिया बोर्ड में, एक्चुअल में पंखा बंद करना था, तो मैं अगर लगा करके इसको एक्सप्लेन करता तो एक तो पहली बात तो वीडियो लंबी हो जाती है और गर्मी में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और पंखा चलता है तो उससे साउंड ख़राब हो जाता है। पीछे इसके पहले पंखा बंद करना मैं भूल गया था। चलिए तो हम लोग इसको समझते हैं। हाँ बोलिए, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ओके, सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करना है, निकालना है। ओके ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, इसमें करते ये हैं कि द डिस्क मस्ट बी कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ सो मेनी रिंग्स। ऐसा एक रिंग, ऐसा रिंग, रिंग रिंग, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा रिंग से बना करके रिंग रिंग जोड़ करके वो पूरा सेमी सर्कल बनाइए, ऐसा कंसिडरेशन में ले रहे हैं। ऐसे ही एक रिंग को हम ये डॉटेड लाइन से ले लिए, जिसकी खुद की रेडियस स्मॉल r है और जो रिंग का विड्थ है वो dr है। ठीक है, वो इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए है। सब बात बता रहे थे तो सोच रहे थे कि इसको भी हम बता ही दिया, ये रहे अपने वीडियो के साथ में, है ना, वीडियो के साथ में रहे, ये भी रहना चाहिए। रिंग का मैं पहले बना करके एक वीडियो में पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ रिंग का। ठीक है, चलिए तो अगर m मान के चले सेमी सर्कुलर डिस्क का टोटल मास का, लेट m बी द मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस मैंने एरिया का, एरिया के हिसाब से देखें तो सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस डेंसिटी रो m बाई टोटल एरिया, इसको ले रहे हैं टोटल एरिया। रिंग सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ना, तो सेमी सर्कल का बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर चला गया 2m बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन गई सरफेस डेंसिटी। क्यों लिए हैं समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। एलिमेंट्री रिंग dr के लिए लेके चलते हैं तो इसका जो मास आएगा, एलिमेंट्री मास जो आएगा, इसको अगर dm कह रहे हो तो व्हाट मस्ट बी dm, एलिमेंट्री मास dm, अपनी स्ट्रिप का मास कितना होगा। पहले ये स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा, ये देखिए स्ट्रिप का टोटल लेंथ कितना होगा। अगर पूरा ये जो पट्टी एक्चुअल में क्या है, इसको हम देख कैसे रहे कि ये जो स्ट्रिप है इसको अगर खोल दें, यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, खोल दें तो ये इसका सरकमफ्रेंस जो कि अगर यदि पूरा होता तो 2 पाई आर होता, अब ये पाई आर है। ठीक है जी, अब ये पाई आर है, इसका विड्थ ले रहे हैं dr, तो इसका जो एरिया बन गया वो पाई आर इंटू डी आर, इसका जो ये रेक्टेंगल बन गया वो पाई आर इंटू डी आर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसको एक रेक्टेंगल सीधा करने के बाद एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी एरिया पाई आर इंटू क्या हो जाएगी, डी आर। वही पाई आर इंटू डी आर एरिया, इस चीज़ को क्या ले रहे हैं, एरिया, एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या होगा, एलिमेंट्री मास निकल के आ जाएगा, है ना, एलिमेंट्री मास निकल के आ जाएगा। तो अब ये पाई आर इंटू डी आर 2m, अब रो की वैल्यू यहाँ से उठा करके 2m बाई पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, काट छाट करके लाइए तो ये आने वाला है 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर। ठीक है, अब देन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, y कोऑर्डिनेट ही निकलता ही है, x कोऑर्डिनेट इसका 0 होता है, x कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा, चूंकि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होगा। मैं रिंग वाले केस में बताया था। तो ये जो dm मास है इसका, ये खुद कहाँ पर लोकेटेड है, ये है कहाँ पर, सम टोटल ये है कहाँ पर, तो ये अपने खुद के सेंटर ऑफ मास पर। तो इसका खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, जाकर के वीडियो देखिए पार्ट 1 में, उसके लिए हम लोगों ने निकाला था 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 2r बाई पाई। ठीक है, चलिए तो फार्मूला सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है इंटीग्रेशन y dm अपॉन m। ये पिछले के पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, y dm अपॉन m। तो y की वैल्यू 2r बाई पाई, dm की वैल्यू 2 बाई m, r स्क्वायर, स्मॉल r dr ये सब हमने ले लिया, काट छाट के बाहर निकाला, 0 to r लिमिट हो गई, 0 to r लिमिट हो जाएगी। ठीक है,
आर स्क्वायर डी आर हो गया, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन r3/3 हो जाएगा। लिमिट 0 to r क्यों, लिमिट 0 to r क्यों, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, और 0 हो गया, यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कैपिटल R हो जाएगा, है ना। तो 0 to कैपिटल R, उसको क्या लिमिट हो गया आर स्क्वायर डी आर, इसका r⁻³ को कॉमन कर दिया, अपर लिमिट पहले डालिए r³ माइनस लोअर लिमिट डालिए 0, है ना 0। अब ये निकल के आएगा r³, अरे यहाँ स्क्वायर था ना, ये r³, अब यहाँ से स्क्वायर पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 1 पावर बचेगा, तो 4mr/3 पाई, है ना 4mr/3 पाई। तो ऐसे में क्या होगा इसका, अरे भैया मास कट गया होगा ना जी, मास से मास कट, तो m कहाँ रहेगा, m तो रहेगा ही नहीं, ये m नहीं बचेगा बाबू, m नहीं बचेगा, 4r/3 पाई, m नहीं बचेगा, नीचे m है ना, इसी तो काटे थे तो फिर लिख कह दिए थे, है ना। तो ऐसे में 4r/3 पाई सेमी। अब जरा सा समराइज कर लीजिए, रिंग का 2r/पाई, डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क का, सेमी रिंग का, आधे रिंग का, सेमी डिस्क का 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ये इनका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है जी। तो ये बात बच्चे लोग ध्यान रखेंगे और देखेंगे। तो चलिए, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बहुत सारी बातें तो हमने देखी। अब थोड़ा सा हम लोग मूव कर जाएंगे रोटेशन में, और रोटेशन में मूव करने के बाद तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा कंप्लीट थियोरिटिकल होगा, कंप्लीट थ्योरी होगी, और कंप्लीट थ्योरी में लगता है हमको पूरा कंप्लीट थ्योरी वगैरह समझा दे, तब फिर उसका एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज के लिए इसको हम लोग यहाँ रहने देते हैं, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, और कंटिन्यू करें जो लोग भी हैं, जो लोग भी जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हो, है ना, वो लोग कंटिन्यू करें। और मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा देखेंगे, इससे कोई भी कंपटीशन, एडवांस हो, मेंस हो, नीट हो, कुछ भी हो, सब निकलेगा।